मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं विदेश जाऊं। आप में से भी कई लोगों का ये सपना रह चुका होगा ना। हमारी सपना बहू को भी अब ये चस्का लग चुका था और उसकी सुई भी बस एक ही चीज पे आकर अटक चुकी थी और वो थी कनाडा। आइए देखते हैं कि सपना कनाडा जा पाती है या नहीं। कनाडा? अब क्या बताऊं मैं तुझे कनाडा के बारे में। वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी ना इंग्लिश में बात करते हैं। वाह यार, तेरा बेटा भी करता है क्या इंग्लिश में बात? अरे अम्मा, हमें सुसु आ रही है। अरे कितनी बार कहा है इंग्लिश में बोला कर। वहाँ है बाथरूम, जा करके आ सुसु। वो क्या है ना, अभी इंडिया में है ना, तो बस इसीलिए। नहीं तो वहाँ कनाडा में तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देता है। वाह, और बताना कनाडा के बारे में। अरे अब क्या क्या बताऊँ तुझे पता है हमने अभी CMW ली है। BMW तो सुनी है, ये CMW क्या होती है? तुझे नहीं पता? तू कनाडा नहीं गई क्या? यहाँ तो अभी 4G चल रहा है ना, वहाँ तो 10G तक पहुँच गए। अरे रीना, तेरी बातें सुनकर ना मेरा भी मन अब कनाडा जाने को कर रहा है। हाँ तो आ जाना, किसने रोका है? अभी से वीजा के लिए अप्लाई कर ले। अरे नहीं ना यार, यहाँ सबसे पहले मेरे पति देव को मनाना पड़ेगा, वो इंडिया छोड़कर चले तब ना। अरे तू उन्हें जब कनाडा के फायदे बताएंगी ना तब वो समझेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं रोज अपने पति से कहती थी कनाडा में ऐसा होता है वैसा होता है, फिर धीरे धीरे उनका भी मन कर गया चलने का और आज देखो हम कनाडा में रहते हैं। हाँ, मैं भी ना आपसे यही करूँगी। अब मेरा बस एक ही लक्ष्य है, कनाडा जाके रहना। ये हुई ना बात। और हाँ, कनाडा जाकर तेरा ये तेजीपन भी ना ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी, टिप टॉप। आए बेटा चलना, सारा दिन देखो खटर पटर चल रहा है कि मारे एक लात अभी यहीं। आंटी जी ये देख लीजिए, ये है टिप टॉप। अरे चल रहा है कि नहीं? हाँ? अच्छा हम चलते हैं। ठीक है, बाय सिया। मुझे भी कनाडा जाना है बस। आज से मिशन कनाडा शुरू। सहेली की बातें सुनकर अब सपना पर भी कनाडा जाने का भूत सवार हो चुका था। अब वो हर बात में कनाडा के गुणगान करने लगी थी। अरे वाह, जरा ये देखो सपना, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ना। हाँ अच्छी है, पर पता है क्या, मैंने सुना है कि कनाडा में इससे भी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी आसमान को छूती हुई। तुमने कहा सुन लिया कनाडा का किस्सा? अब अरे आज मेरी सहेली आई थी ना, वो कनाडा में रहती है, वही बता रही थी। सुनिए ना, मैं तो कहती हूँ हम तीनों भी कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। क्या कनाडा? अरे नहीं नहीं, यहाँ मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, घर है, रिश्तेदार है, माता पिता है, ये सब छोड़कर मैं कनाडा क्यों जाऊँ? अरे आप समझ नहीं रहे, कनाडा में हम सबकी लाइफ सुधर जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस चौंचले है, वहाँ की जिंदगी ज्यादा हार्ड है, तुम्हें पता भी है। ये कनाडा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे पर सुनो तो सही। अरे अब ये सब छोड़ो और खाना लगाओ जल्दी से। सपना पंकज से बात करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन पंकज कनाडा जाने की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। अरे गोलू, आज तेरा स्कूल कैसा था? तुझे मजा तो आ रहा है ना बेटा? दादी अच्छा है, वहाँ हमें अलग अलग चीजें भी सिखा रहे हैं। आपको पता है पंकज, ये तो कुछ भी नहीं है। कनाडा में तो बच्चों को सब कुछ अपने आप करना सिखाते हैं, जैसे बस में कैसे चढ़ना है, अपना कमरा कैसे साफ करना है, अपने आप खाना कैसे खाना है, और भी हजारों चीजें सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, इतना सब सिखाते हैं बच्चों को? हाँ पापा जी, वहाँ के बच्चे तो बचपन से ही अंग्रेजी में बात करते हैं। वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है ना, बच्चों का भविष्य बन सकता है। अरे जो जिस देश में पैदा होगा वहीं की भाषा सीखेगा ना। अब यहाँ के बच्चे भी तो आसानी से हिंदी बोल लेते हैं, वहाँ के बच्चों को कहाँ आती है हिंदी? आप ना समझ ही नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे मैं सब कुछ अच्छे से समझता हूँ, समझ तुम नहीं रही हो। अरे कौन क्या नहीं समझ रहा, हमें भी तो कुछ बताओ। अरे कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी बहू के सर पर एक भूत सवार हो गया है, पर तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में उतर भी जाएगा। अरे ये तो बात समझने को तैयार ही नहीं है, कैसे मनाऊं? सपना जैसे जैसे पंकज को कनाडा की अच्छी अच्छी बातें बताती, वैसे वैसे पंकज उसे अलग अलग तरीके के लॉजिक देकर चुप करवा देता। एक दिन पंकज काफी गुस्से में अपने कमरे में आता है। वो खुद से ही बात कर रहा था। ये बॉस को भी पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी लगता है जॉब ही छोड़ दूं। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे पंकज, कब से हम कनाडा चलते हैं ना, वहाँ कुछ साल रहकर अच्छे से पैसे कमा लेंगे और यहाँ आकर फिर अपना बिजनेस कर लेंगे। अरे सपना, अब तुम ना फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। मैं तो आपके फायदे की ही बात कर रही हूँ, मुझे आपकी फिक्र है इसलिए। अब आप सोचिए, वहाँ गोलू का भविष्य कितना अच्छा हो जाएगा, वहाँ रहने के बाद वो पढ़ाई में भी कितना अच्छा हो जाएगा, हम दोनों भी वहाँ जॉब करेंगे तो हमारे पास बचत भी कितनी अच्छी होगी, और फिर कुछ सालों बाद हम यहाँ आकर कुछ भी कर सकते हैं। जरा सोचिए तो। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं, लेकिन कनाडा जाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें। अरे जरा सोचिए तो, आपके दोस्त भी जब आपसे बात करेंगे
तो कैसा लगेगा कि हाँ मेरा दोस्त कनाडा में रहता है, सब लोग आपकी कितनी इज्जत करेंगे। हाँ, कनाडा में रहने के फायदे तो हैं, लेकिन लेकिन क्या? अभी ना मुझे नींद आ रही है, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? सो जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो। पंकज के मन में भी अब थोड़ा सा ही सही, लेकिन कनाडा के प्रति उत्साह तो जाग चुका था और अब सपना को उस पर सही निशाना मारना था, जिसकी तैयारी वो रोज कर रही है। अरे नहीं मामा जी, पंकज को कहाँ पता होगा इन सब के बारे में, वो तो कभी इंडिया से बाहर गए ही नहीं। आप मेरी कजिन ना पायल के पति से पूछिए, वो तो विदेश में ही रहते हैं, उनकी बहुत जानकारी इन सब के बारे में। हाँ, पंकज को विदेश के बारे में, वहाँ के कामकाज के बारे में, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। अरे वो तो कभी जाना भी नहीं चाहते। हाँ, आप ना पायल के पति से पूछ लीजिए, वो तो इन सब बातों में काफी आगे हैं। अच्छा, अभी रखती हूँ फोन। तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं मालूम? तो और क्या कहती, आप थोड़ी ना गए कभी कनाडा जो आपको ये सारी बातें पता होंगी। गया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कुछ पता नहीं। मुझे काफी जानकारी है कि बाहर कैसे जाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है। मैं नहीं मानती, मुझे तो लगता है कि आप इसलिए कनाडा नहीं जाना चाहते क्योंकि आप डरते हैं कि आप कनाडा में रह नहीं पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हें कनाडा लेकर चलता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दो, हम कनाडा जाकर रहेंगे। ये हुई ना बात, तो मैं अभी से कनाडा जाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। सपना अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने फाइनली पंकज को कनाडा जाने के लिए मना ही लिया। अब वो कनाडा की वीजा और बाकी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में लग चुका था। अब तो ये पुराने से कपड़े कौन ही पहनेगा, अब तो मैं कनाडा जाने वाली हूँ, वहाँ नए और मॉडर्न कपड़े पहनूंगी, नए नए जींस, टॉप्स, मैक्सी। मुझे तो सोच के बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, कब जाऊंगी मैं कनाडा, कब वहाँ के खूबसूरत रास्ते देखूंगी, कब वहाँ जाकर पटर पटर अंग्रेजी बोलूंगी। मुझे तो अभी से थोड़ी थोड़ी पैकिंग करना शुरू कर देना चाहिए, कितना सारा सामान लेना पड़ेगा। अभी तो माँ जी और पापा जी को भी बताना है कि हम कनाडा जा रहे हैं, मैं उन्हें बता कर आती हूँ। सपना आंगन में आती है जहाँ उसके सास और ससुर बैठे थे। ये देखो कितना अच्छा है। क्या अच्छा है पापा जी? अरे ये प्लॉट बहू जो मेरे गांव में पड़ा है, अब वहाँ भी नई नई बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, तो हमारे प्लॉट की कीमत भी बढ़ गई है। मैं तो कहती हूँ अभी बेच देते हैं, काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा हमें। हाँ, इस बारे में पंकज से बात करने ही वाला था, पर उसने आकर कहा कि वो कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है। इन्होंने आपको बता दिया? हाँ, पंकज आज सुबह ही हमें बता कर गया है कि तुम दोनों कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हो। अब हम दोनों को तो ये बात कुछ सही नहीं लग रही है, लेकिन हम बच्चों के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ, पंकज बड़ा हो गया है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो कावेरी, हमारी बेटी भी तो है अंकिता, और हमारे दामाद आकाश, वो भी तो हमारे बेटे की तरह ही है। हाँ जी, सच कहा आपने। अंकिता तो उस दिन फोन पे कह रही थी भैया के जाने के बाद पापा और आप मेरे पास चले आना रहने। और आकाश तो कितना अच्छा है, बिल्कुल बेटे की तरह हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए मैंने आकाश कुमार को इस प्लॉट के सिलसिले में बुला लिया है। सपना बहू तुम चिंता मत करो, तुम दोनों आराम से कनाडा जाओ, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। जी। सपना को ये बात अटपटी लग रही थी कि उसके सास ससुर उसकी ननद और दामाद को अब इतना तवज्जो दे रहे थे, लेकिन सपना और पंकज अब कनाडा की तैयारी में लगे थे, तो वो अपने सास ससुर को कुछ कह भी नहीं सकते थे। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। पापा जी ने आपसे कुछ बात की क्या प्रॉपर्टी के बारे में? अरे नहीं तो, मुझसे उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ कल उन्होंने आकाश कुमार को बुलाया था किसी काम से, काफी देर तक बातें भी कर रहे थे दोनों, और फिर पता नहीं कहाँ गए भी थे। तो आपको भी बैठना चाहिए था ना बातें करने के लिए फिर। अरे पापा ने तो कहा था, लेकिन हमें कनाडा जाना है ना, तो मैंने ही मना कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहा? आपको इन चीजों में ना ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं हर जगह ध्यान नहीं रख सकता मेरी माँ। मैं कनाडा जाने के लिए तैयारी करूँ, वहाँ हमारे लिए घर देखूं, जॉब ढूंढूं, या फिर यहाँ पापा के साथ इन चीजों में ध्यान दूं। और वैसे भी आकाश कुमार इन चीजों में काफी होशियार है, वो संभाल लेंगे। वो तो संभाल लेंगे, लेकिन कहीं उसके बाद हमें कुछ संभालना ना पड़ा तो? पापा जी और माँ जी हमारे कनाडा जाने से खुश तो नहीं लग रहे, पर उन्होंने कहीं सब कुछ। अरे अब इतना क्या सोच रही हो, क्या हुआ? नहीं, मैं तो यूं ही बस। अरे अब हमारे जाने के बाद अंकिता और आकाश कुमार ही संभालेंगे ना माँ पापा को, तो सही है ना। अभी से वो पापा की मदद कर रहे हैं। हाँ सही है।
चलो अब मैं डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ, अभी बहुत प्रोसेस बाकी है। सपना कनाडा जाने की जिद लेकर बैठी थी, जो अब पूरी भी होने जा रही थी। लेकिन अब उसका मन कनाडा जाने की तैयारी में कम, लेकिन यहाँ चल रही हलचल पर ज्यादा लगा हुआ था। आखिर चल क्या रहा है ये? आजकल पापा जी आकाश कुमार से हर दूसरे दिन मिलते हैं और पंकज को कुछ बताते भी नहीं। कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो नहीं, माँ जी और पापा जी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर अगर वो हमारे कनाडा जाने से नाराज हुए और सब कुछ अंकिता दीदी और आकाश कुमार के नाम पे कर दिया तो? नहीं, इसके बाद हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। मुझे नजर रखनी होगी कि आखिर चल क्या रहा है। जाकर देखती हूँ अभी क्या बातें कर रहे हैं। सपना चुपके से अपने सास ससुर के कमरे में आती है और दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। हाँ अब अंकिता, मैंने भी यही सोचा है। पंकज और सपना तो जा रहे हैं कनाडा, अब जो है तेरा ही तो है सब कुछ, जो तुझे चाहिए ले जाना। अब पता नहीं सपना और पंकज तो कब लौटेंगे कनाडा से, लौटेंगे भी कि नहीं। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुझे जो चाहिए ले जाना, ठीक है। तेरे पापा आज वकील से भी बात करने वाले हैं वैसे, और उन्हें सब कुछ समझाने वाले हैं। वकील से क्या बात करने वाले हैं पापा जी? और ये माँ जी अंकिता दीदी से क्या कह रही है? सब कुछ तेरा है। माँ जी और पापा जी सच में सब कुछ अपनी बेटी और दामाद के नाम कर रहे हैं? फिर हमारा क्या होगा? नहीं, हम अगर कनाडा चले गए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। अरे वकील साहब, अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया, मैं आपको ही फोन करने वाला था। कुछ काम था आपसे। पापा जी ने वकील साहब को फोन भी कर दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इनको? हाँ, ये सही रहेगा। आप कल घर पर ही आ जाइए, मैं आकाश कुमार को भी बुला लेता हूँ, फिर हम मिलकर बात कर लेंगे। पापा जी तो कल ही सब कुछ निपटाने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सपना किसी भी हालत में अपने हाथ से सब कुछ जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए अब उसने सोचा कि वो कनाडा नहीं जाएगी और यहीं रहेगी, जिससे वो सब कुछ संभाल सके। पापा, एक खुशखबरी है, हमारा कनाडा का वीजा लग गया है, अब हम जल्दी ही कनाडा जाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, हम कनाडा नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना कनाडा। क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं जाना कनाडा? अरे मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हम चले जाएंगे तो माँ जी और पापा जी का ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी कनाडा में सारी चीजें बहुत महंगी होती है, मुझे नहीं जाना। तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या पागलपन के? कभी जाना है कभी नहीं जाना है। कितनी मेहनत से मैंने वीजा लगवाया है। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। कनाडा में ना सारे लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और मेरी अंग्रेजी तो ठीक ठाक ही है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। हाँ बहू, तो एक बार फिर सोच ले, तेरा तो बहुत मन था जाने का। नहीं ना, अब मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना कनाडा। ठीक है, तो आज के बाद अगर कनाडा के बारे में तुमने मुझसे कहा ना, तो मैं तुम्हें अकेले ही कनाडा भेज दूंगा। सपना के अचानक ना कहने से पंकज काफी गुस्सा हो चुका था, लेकिन सपना खुश थी क्योंकि अब उसके सास ससुर उनका हिस्सा किसी और को नहीं देंगे। आइए वकील साहब, बैठिए। ये लीजिए, आकाश कुमार भी आ गए। अरे पापा, वकील अंकल को क्यों बुलाया है? देखो, मैंने ही आपको बचा लिया, नहीं तो हमारा हिस्सा हमारे हाथ से चला जाता आज। अरे बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है हमने वकील साहब को। हाँ, वकील साहब की बेटी का रिश्ता हम आकाश कुमार के भाई के साथ करवाना चाहते हैं, बस इसी सिलसिले में बुलाया है उनको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या रिश्ते की बात करने बुलाया है? मतलब प्रॉपर्टी की कोई बात ही नहीं थी। अरे आकाश कुमार, घर जाते वक्त अंकिता के लिए साड़ी लेते जाइएगा। मैंने तो कहा कि तुझे जो चाहिए ले जा, सब तेरा ही तो है, लेकिन वो मानी ही नहीं। आप ये साड़ी ले जाइएगा। अच्छा, तो माँ जी साड़ियों की बात कर रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? अपने कनाडा जाने के सपने पर खुद ही पानी फेर दिया। अब लगता है सपना को सपनों में ही कनाडा घूमना पड़ेगा। अरे सपना, कहाँ खोई हुई हो? चाय ले आओ ना। हाँ, कनाडा में। क्या? ना नहीं, कुछ नहीं, मैं कनाडा लेकर आती हूँ ना अभी। मेरा मतलब है मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। सोना बहुत काली है, लेकिन सोना के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। वो सोना को कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने देते कि वो काली है। पर सोना अपने ससुराल वालों की इसी बात का फायदा उठाती है
और घर वालों से अपने मतलब के काम निकलवाती है। अब सोना की ये चालाकी उसके ससुराल वाले पकड़ पाएंगे या फिर सोना ऐसे ही अपने ससुराल वालों के साथ विक्टिम कार्ड खेलती रहेगी। चलिए देखते हैं। एक दिन सोना ने अपने पति राहुल से कहा, राहुल जी एक बात बोलूं, अगर आप बुरा न मानो तो। सोना, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, पता तो है तुम्हें। तो आप मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? इसीलिए ना क्योंकि मैं काली हूँ, आपकी भाभी की तरह गोरी नहीं हूँ। अरे सोना, तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो? मैंने या मेरे परिवार ने कभी तुम्हारे रंग को लेकर तुमसे भेदभाव नहीं किया। और रही बात बाहर जाने की, तो ठीक है, आज शाम को तैयार रहना। ऑफिस से आने के बाद मूवी देखने चलेंगे और फिर डिनर पर। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। तभी सोना की जिठानी मीनू वहां आकर कहती है, अरे कहाँ जाने के लिए तैयार रहोगी? शाम को राहुल जी और मैं मूवी देखने और डिनर के लिए जाएंगे। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। राहुल, शॉपिंग भी कराना सोना को। भाभी, आप दोनों मिलकर ना मुझे लूट ही लो। तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैं तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। जल्दी चलो, नहीं तो माँ डांटेगी। तीनों नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी सास सुलोचना आकर कहती है, वाह वाह वाह, जवाब नहीं मेरी दोनों बहुओं का। आते ही नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। अरे नाश्ते के पैर नहीं है जो खुद कर चला आएगा। जाओ नाश्ता लेकर आओ। दोनों बहुएं किचन में जाती है। तभी सोना कहती है, भाभी मैं काली हूँ ना, इसलिए माँ ने मुझे इतना सुनाया। अरे कैसी बात कर रही हो सोना, माँ ने मुझे भी तो सुनाया। उनकी तो आदत है इस तरह से डांटने की। तुम उनकी बात का बुरा मत माना करो। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। सोना चली जाती है। मीनू नाश्ता लेकर आती है। शाम को सुलोचना सोना से कहती है, सोना बहू, आज खाना बनाने का इरादा नहीं है क्या? है? अभी तुम्हारा पति आएगा और खाना टाइम से नहीं मिलेगा तो वो तुम्हें ही डांटेगा। माँ मैं बस जा ही रही थी। सोना किचन में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। तभी मीनू ने वहाँ पर आकर कहा, अरे सोना, तुम अकेले ही खाना बनाने लगी, मुझे बुला लेती। भाभी मैं आपको कहती हूँ ना, माँ जी को मेरे रंग से बहुत परेशानी है, तभी तो आज उन्होंने मुझे इतना सुनाया और मुझे अकेले ही खाना बनाने के लिए भी कहा। सोना, तुम अपने मन में ऐसी बातें मत लाया करो। अरे माँ जी तुम्हें बहुत प्यार करती है, सच में। अच्छा एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, खाना मैं बना दूंगी बस। लेकिन माँ जी। अरे माँ जी कुछ नहीं बोलेगी, जाओ तुम रेस्ट करो। सोना अपने कमरे में जाते जाते सोचने लगती है, भला हो मेरे काले रंग का, जो हर बार मुझे घर का काम करने से बचा लेता है। चलो आज भी मुझे घर के काम से छुट्टी मिल गई। सोना ये सोचकर खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई और आराम से सो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति आया और उसे इस तरह सोता हुआ देखकर कहने लगा, अरे सोना, तुम इस समय क्यों सो रही हो? क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? राहुल की आवाज़ सुनकर सोना की आँख खुल जाती है। वो कहने लगती है, राहुल जी, आपके घर वालों को मुझसे इतनी परेशानी थी तो उन्होंने आपकी शादी मुझसे क्यों करवाई? अरे किसी को तुमसे कोई परेशानी नहीं है, वह मैं तुम्हारा। लेकिन आज तुम ये सब क्यों बोल रही हो? आपकी माँ ने मुझे खाना ना बनाने के पीछे बहुत बातें सुनाई। जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई तो भाभी ने मुझे यहाँ भेज दिया, और ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गोरी और सुंदर नहीं हूँ। सोना अपने पति को अपने वश में करने के लिए बेचारी की तरह रोने लगती है और अपने रंग को लेकर झूठी सच्ची कहानियां बनाती रहती है। अगले दिन सुलोचना की बहन की बेटी काव्या उनके घर पर आती है। कैसी हो बेटी, कैसे आना हुआ? कितने दिनों बाद तुझे मौसी जी की याद आई है? मासी जी, कल ना मैं शहर से बाहर जा रही हूँ तो आप सबसे मिलने आ गई। भाभी कहाँ है? तभी मीनू और सोना वहाँ आ जाती है। काव्या उनसे मिलती है और कुछ देर रुकने के बाद काव्या मीनू को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, भाभी अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना ध्यान रखना। और मीनू भाभी, ये गिफ्ट ना मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे काव्या, तुम मुझसे छोटी हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भाभी आप भी तो मुझे गिफ्ट देती रहती हो, और मुझसे ले लो।
काव्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोना को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं काली हूँ ना, इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए ना, काव्या ने भाभी को गिफ्ट दी लेकिन मुझे नहीं दी। अरे कोई बात नहीं ना, सोना भी तो उसे गिफ्ट देती रहती है। दिल छोटा मत कर बहू, मैं तुझे गिफ्ट दूंगी बस। अब सुलोचना अपनी बहू को गिफ्ट देती है, लेकिन फिर भी सोना का मुंह बना होता है। सोना अपने पति को सारी बात बताती है। वो सोना को समझाकर चला जाता है। अगली सुबह सोना सोकर उठती है तो घर में कोई नहीं होता। सोना कहती है, अरे ये माँ और भाभी कहाँ चली गई? खैर मुझे क्या, मैं इनके लिए नाश्ता बना दूँ, मेरा काम खत्म। सोना राहुल को नाश्ता देकर ऑफिस भेज देती है। दोपहर को सुलोचना और मीनू घर आती है, तभी सोना उनसे पूछती है, माँ जी, आप दोनों सुबह से कहाँ गई थी? अरे मेहता जी की पत्नी का फोन आ गया था तो उनके घर पर चले गए थे। तो माँ जी मुझे भी ले जाती ना वहाँ पर। तुम सो रही थी तो तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। रहने दो माँ जी, मैं काली हूँ ना, इसलिए आप मुझे कहीं ले जाना पसंद नहीं करती। आपको शर्म आती होगी ना मुझे ले जाने में। अरे नहीं सोना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जाग रही थी इसलिए माँ मुझे ले गई। अगर तुम सुबह जल्दी उठ जाती तो माँ तुम्हें भी ले जाती। रहने दीजिए, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों करती हैं। सोना गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को राहुल जब ऑफिस से आता है तो सारी बात राहुल को बताती है। सारी बात सुनने के बाद राहुल कहता है, अच्छा सोना, तुमसे सब भेदभाव करते हैं ना, तो मैं अलग घर ले लूँगा। इस घर में अब हम और नहीं रह सकते। राहुल जी, हम अलग घर नहीं ले सकते, ये घर हमारा है। लेकिन घर में हम कैसे रहे? सब तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं ना। अरे राहुल जी तो घर खाली करने की बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में मुझे कितना आराम है, काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। क्या सोच रही हो? मैं कल ही कहीं किराए पर घर देखता हूँ, तुम पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि उसमें भी तो टाइम लगेगा। ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अब सोना सारी रात सोचती है कि राहुल को कैसे मना करे कि वो घर छोड़कर ना जाए। सुबह होते ही सोना राहुल के पास जाकर कहती है, राहुल जी, ये देखिए, माँ ने मुझे कंगन दिए। अरे ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। हाँ, और भाभी ना कल मेरे लिए ये साड़ियाँ लेकर आई। देखा, माँ और भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और तुम कहते रहती हो कि तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन अब ना आप घर छोड़कर मत जाइए, नहीं तो सब कहेंगे कि बहू ने बेटे और माँ को अलग करवा दिया। ठीक है, तुम फिलहाल मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। राहुल मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है और सोना उस दिन के बाद कभी अपने काले होने का रोना नहीं रोती। घर के कामों में हाथ भी बटाती है। अब ये तो सोना को नहीं पता कि राहुल ने घर छोड़ने की बात सोना को सबक सिखाने के लिए बोली थी या फिर सच में वो जाने वाला था। पर इस बात के बाद सोना सुधर जरूर गई। रानी और उसकी माँ हमेशा से किसी अमीर परिवार की तलाश में थे। रानी की माँ उसकी शादी सिर्फ पैसे वाले घर में करना चाहती थी। क्या है रानी की माँ, कितने रिश्ते तुम ठुकरा चुकी हो सिर्फ पैसों की लालच में। अरे जो रिश्ता अच्छा है क्यों शादी नहीं कर देती रानी की? कल को लड़की बड़ी हो रही है। अरे तुम चुप रहो जी, एक ही लड़की है हम लोगों की, कोई लड़का तो है नहीं। मैं तो सिर्फ उसकी शादी ऐसे घर में करूंगी जहाँ मेरा भी बुढ़ापा सेफ हो जाए। पति को बीवी की सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। खैर, कुछ समय बाद एक अच्छे परिवार में रानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद रानी मायके आती है तो लंबा हाथ मारा है बेटी, बात प्रॉपर्टी है तेरे ससुराल वालों के पास, बस तू तो सास की सेवा कर, बुढ़िया सारा माल तेरे नाम कर जाएगी। अरे माँ, मेरे नाम सारा कैसे हो सकता है? देवर भी तो है, उसे भी तो देंगे ना वो आधा। अरे तू तो उसे घर से ही निकाल दे, बुरा व्यवहार कर उसके साथ, पागल होकर घर खुद ही छोड़ देगा। तभी रानी के पिता आते हैं। देख रानी, तेरी माँ के कहने पर काम मत कर। अच्छे घर शादी हुई है बेटा, घर संभाल कर रखा कर। उन लोगों की एक ही मांग है, एक अच्छी बहू की। पैसा रुपया तो भाग्य की देन है। अरे तुम चुप रहो जी, कुछ भी ना सिखाओ बेटी को। हाँ। रानी अब ससुराल में सास और दूसरे लोगों को परेशान करने लगी। ना वो कोई काम करती, ना किसी से ज्यादा बात करती, जिससे उसकी सास और पति काफी परेशान रहते। रानी बहू के व्यवहार से मेरा रवि हमेशा टेंशन में रहता है।
अब कम से कम मैं अपने दूसरे बेटे मोहन की शादी तो बहुत देख कर ही करूंगी। सही बोल रही हो। रवि बेटे को तो देख कर ही चिंता रहती है, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसका ना ख्याल रखा करो। अरे क्या ख्याल रखूं, कितना मनमौजी बेटा था मेरा। शादी के बाद से तो न जाने बीवी ने क्या कर दिया, अब तो पलट कर बात भी नहीं करता। उधर रवि भी रानी से काफी परेशान था। भाई क्या करूं, शादी के बाद से ही परेशान रहता हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। गलती कर ली शादी करके। कैसी बात कर रहे हो भैया? भाभी की ना हरकतें ठीक नहीं है। आप उनको उनके घर भेज दो। मैंने तो माँ को कई बार रोते देखा है भाई। भाभी ना हम सबको बर्बाद कर देगी। अरे नहीं, वो लोग बहुत तेज हैं। रानी की माँ ने कहा था कि अगर मैं रानी को छोड़ने की सोचूंगा भी तो वो मुझे जेल में डलवा देंगी। मैं ही नहीं, मेरी माँ को भी वो जेल में डलवा देंगी। अब क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उधर रानी का आतंक घर में बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रवि की बुआ घर आती है। कैसी हो भाभी? रवि की शादी के बाद से तो आपने घर ही नहीं बुलाया। भाई नहीं रहे, माता पिता भी चले गए, लेकिन भतीजे और आप तो हैं। मायका तो यही रहेगा मेरा। अरे कैसी बात कर रही हो शांति, इस घर की तुम बेटी हो, इसी घर में पली बढ़ी, पूरा हक है तुम्हारा। बस थोड़े दिन खराब चल रहे हैं ना, इसलिए किसी को बुला नहीं पाती। क्यों भाभी, क्या हो गया? सब ठीक तो है? बहू कहाँ है? सास रानी के डर के मारे ननद को कुछ नहीं बता पाती कि उसके घर में क्या चल रहा है। तभी रानी वहां आती है। क्या बात है, खाना नहीं बना अभी तक? पता है ना बहू को सताने में क्या सजा मिलती है। फिर रानी की नजर बुआ सास पर पड़ती है। ये क्या करने आई है? कहने को बुआ है, लेकिन शादी में साड़ी कितनी गंदी देकर गई है। मैंने तो नौकरानी को दे दी। रानी, बुआ बड़े दिनों बाद आई है, इज्जत से बात करो। हाय हाय, इज्जत चाहिए इन लोगों को? अरे इज्जत चाहिए तो कर दीजिए ना, पूरी प्रॉपर्टी मेरे ना। क्यों नहीं करती? खुद को तो बड़ी बहू की इज्जत करनी आती नहीं। बढ़िया ही। चलिए निकलिए यहाँ से, फ्री का कुछ नहीं है यहाँ। बुआ से ऐसे बात करते रवि सुन लेता है और रानी को डांटता है। समझती क्या हो तुम खुद को? अरे घर की बड़ी बहू हो, लेकिन लगता है तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये घर पकड़ा, शादी के लिए। मुझे तो तुम्हें बीवी बोलने में ही शर्म आ रही है। तुम्हारे जैसी लड़की से तो शादी नहीं करनी चाहिए, घर बिगाड़ कर रख देती हो। पति की बात सुनकर रानी आग बबूला हो गई। वो गुस्से में सास को कहने लगी, अब देख बुढ़िया, तेरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। और तू बुआ, तेरे कारण मेरे घर में आज कलेश हुआ है ना, अब तो देख सबको कैसे सबक सिखाती हूँ। ये बोलकर रानी सीधा कमरे में भागती है। देख देख बेटा कहाँ जा रही है। हे भगवान, आज तो सब खत्म हो जाएगा। अरे भाभी, ये क्या लेकर आए अब बहू के नाम पर? ये तो पूरा घर खत्म कर देगी। सभी परेशान होते हैं कि वहाँ से रवि बाहर चला जाता है। रवि, रवि बेटा कहाँ जा रहा है? रवि, मोहन देख तो बेटा, भाई गुस्से में कहाँ जा रहा है। मोहन भाई के पीछे भागता है। वहीं रानी पुलिस को फोन कर देती है और घर में पुलिस आती है। इस घर में बहू को परेशान किया जाता है, क्यों? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अच्छा तो कैसा है, आप ही बता दें। बुआ सास पुलिस को सारी कहानी सुनाती है। ये तो आजकल हर घर की कहानी है। अरे तुम अपनी समझो, आगे से फोन ना आए, बस चलते हैं हम। पुलिस वाले चले जाते हैं और फिर मोहन आता है। साथ ही रानी भी कमरे से बाहर आती है। आ गए ना तुम लोगों के होश ठिकाने। मोहन बेटा, रवि कहाँ है? मोहन माँ का हाथ पकड़कर रोने लगता है। माँ, माँ भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कुएं में कूद गए माँ। माँ भी मोहन को पकड़कर रोने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इस रानी को यहाँ से निकाल कर बाहर करो। इस लड़की के कारण हम लोगों ने अपने रवि को खो दिया। ऐसे कैसे मेरी बेटी घर से जाएगी? हैं? नहीं तो क्या, मुझे घर से निकाला तो क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? जा जाकर कर ले जो भी करना है। अब डर नहीं लगता हम लोगों को, जा। तभी रानी पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस घर आती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मेरे दामाद के मर जाने के बाद मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं, उसे घर से निकाल रहे हैं। रानी भी पुलिस को सास के बारे में बहुत बुरा बताती है। इसके बाद, मैडम पिछली बार ही आपको बोला था घर से फोन नहीं आना चाहिए। अब चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस सास को गिरफ्तार कर रही थी, तभी मोहन आ जाता है।
मैं करूंगा रानी भाभी से शादी, और मेरी बीवी के नाते ये अब इस घर में रहेगी। ये क्या बात कर रहा है बेटा? ये लड़की वाह रानी, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। कहाँ तेरे पास आधी प्रॉपर्टी आ रही थी और अब तो तू पूरे की मालकिन बन गई। वाह 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 वाह। रानी भी मोहन से शादी करने को हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा मोहन, तू कब करेगा मेरी बेटी से शादी? पहले रानी मेरे भाई को तलाक तो दे दे। लेकिन वो तो अब रहे नहीं फिर। अरे तू क्या कानून सीख रही है? जैसा मोहन बोल रहा है कर ना, और बन जाए इस घर की बड़ी बहू से छोटी बहू। मोहन तो क्या कर रहा है बेटा? पहले ही ये लड़की मेरे बेटे के ना रहने का कारण है। मैं तुझे भी नहीं खोना चाहती। अरे पहली बार ऐसी माँ देखी है जो बेटे के मरने की बात कर रही है। अरे अब तो रानी को छोटी बहू स्वीकार कर लो। लेकिन उससे पहले इस पर साइन। ये तलाक के पेपर है, इसमें साफ लिखा है कि आपका रवि भाई से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो तो नहीं है ना, पहले दिन से नहीं था। मुझे तो बस प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा रुपया गहना चाहिए। क्यों माँ? हाँ और क्या, कर दे साइन और छोटी बहू बन जा। क्यों मोहन, साइन की बात शादी करोगे ना? मोहन कुछ नहीं कहता और रानी पेपर पर साइन कर देती है। आंटी जी, अब आप रानी को कुछ दिनों के लिए लेकर जाइए। वो क्या है ना, मैं बारात लेकर वहीं आऊँगा। हाँ ये भी सही है। चलो रानी बिटिया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पुरानी शादी की कोई भी निशानी इस घर में रहे। तो एक काम करना, सब कुछ ले जाओ, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं इस घर में पहले थी। रानी सारा सामान लेकर माँ के साथ चली जाती है। मोहन माँ की ओर देखता है। तू क्या कर रहा है बेटा? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। जहाँ मेरा बड़ा बेटा नहीं रहा, छोटा भी मनमानी कर रहा है, ऐसे में मैं इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जैसे ही बाहर निकल रही होती है, सामने खड़ा था रवि। रवि, मेरा रवि, तू जिंदा है बेटा? रवि माँ के गले लग जाता है। हाँ माँ, रानी से छुटकारा पाने का यही रास्ता था। मैंने और मोहन ने मिलकर ये आइडिया निकाला था। माँ ये देख, रानी ने खुद भाई को तलाक दिया है। अब तो कानून के नजर में वो दोनों पति पत्नी भी नहीं रहे। जैसी चालाकी से उन लोगों ने शादी की, मैंने उसी चालाकी से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पिताजी की गाड़ी, कमाई और मेहनत से बनी पूंजी हम ऐसे जाने नहीं देंगे। और अब पूरा परिवार एक बार फिर से शांति से रहने लगा। एक शहर में रीमा अपनी सास सरिता और पति सुमित के साथ रहती थी। रीमा की शादी को आज 21 दिन ही हुए थे। पिछले 21 दिन से रीमा का मौन व्रत था। वो किचन में काम कर रही थी, तभी पीछे से उसकी सास सरिता आकर खड़ी हो गई। बहू, आ बहू, जीभ का व्रत है या कानों का भी है? रीमा ने पीछे मुड़कर तो देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। ओह, तो तुम्हारा मौन व्रत है क्या? तुम क्यों बोलोगी? हम ही पागल है जो तुमसे बोलते रहते हैं। कहाँ से उठा लाया ऐसी बहू को? सरिता गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन रीमा देर से सोकर उठी। उसकी सास सरिता उसे उठाने आई। आज तो मौन व्रत टूट गया होगा ना? फिर ये इतनी नींद क्यों आ रही है? ओहो, मैं भी तो भूल जाती हूँ। जरूर नींद का कोई व्रत आज से शुरू हुआ होगा। माँ जी, अभी नींद से बाहर निकल, तब मुझसे बात करना। नींद में बोला भी नहीं जा रहा। अरे जब नींद खत्म हो जाए ना, तब बात करना मुझसे। ये कहकर सरिता चली गई। आज तो सारा राज ही खुल जाएगा। मौन व्रत भी 21 दिन ही रह सकता था। रीमा ने अपनी सास के लिए चाय बनाई और उसे देने चली गई। सरिता सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। माँ जी, ये आपकी चाय है। फिर से बोलना, क्या कह रही हो? आपकी चाय लेकर आई हूँ। अच्छा, तो शादी से अब तक के मौन व्रत का ये कारण था। तुम हकलाती हो? माँ जी, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ धोखा क्यों किया? मैं आज शाम को तुम्हें घर से निकालूं, उससे पहले तुम खुद चली जाना यहाँ से। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे माँ बाप टूट
जाएंगे। अच्छा, जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है उसका क्या? उसका कौन जिम्मेदार है? माँ, जब रीमा कॉलेज से घर आई तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू कुछ ठीक रहने देगी तभी तो ठीक होगा ना। अब मैंने क्या किया है? सारे क्लेश की जड़ तो तू ही है। तेरी अभी शादी नहीं हो सकती और ये समाज हमें जीने नहीं देगा। हम किसी को क्या मुंह दिखाए? घर के बाहर हम किसी के सामने बोल भी नहीं सकते। हाँ तो मैं बिना शादी के रह सकती हूँ। मतलब समाज हमें जीने ही ना दे हैं। अरे तेरी समझ में क्यों नहीं आता? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अब कल तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, उसके सामने कुछ बोलना मत, मैं खुद संभाल लूंगी। ये तो तेरे माँ बाप का दुख है, लेकिन सुमित को कैसे फंसाया? जब अगले दिन सुमित जी घर आए। अगले दिन सुमित रीमा को देखने आया और वो रीमा के मम्मी पापा से बातें करने लगा। रीमा की मम्मी ने उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की। सुमित, तुम तो मेरे बेटे ही हो। आंटी जी, पहले लड़की तो देखने दो। देख लेना लड़की, अभी बुला रही हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दामाद मान चुकी हूँ। आंटी जी, शादी का फैसला तो मेरी मम्मी करेंगी। ओहो सुमित, बहुत नॉटी हो। हाँ अभी बुलाती हूँ रीमा को। जी आंटी। रीमा की मम्मी ने उसे आवाज लगाई और रीमा चाय लेकर बाहर आई। रीमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। लड़की तो बहुत ही सुंदर है, इसके लिए तो अभी यहाँ कर देता हूँ। अब आंटी, मैं रीमा से कुछ बातें कर सकता हूँ? अरे सुमित बेटा, मैंने शादी के लिए मना नहीं किया है और रीमा भी नहीं करेगी, तो शादी के बाद ही बात कर लेना। लेकिन आंटी, मुझे रीमा की आवाज तो सुनने दो। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी से पहले और शादी के 21 दिन बाद तक तुम कोई भी हमारी बेटी की आवाज नहीं सुन सकते हो। अरे आंटी, ये 21वीं सदी है, ऐसा कहाँ होता है? मेरे मम्मी पापा झूठ की बुनियाद पर मेरा रिश्ता कर रहे हैं। जिस दिन इनको सच मालूम चलेगा उस दिन क्या होगा, लेकिन मैं सुमित को सच कैसे बताऊं? ठीक है आंटी जी, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। दामाद जी, आपने तो हम पर बड़ा एहसान किया है। जी, क्या मतलब? अब मैं कहना चाहती हूँ, आपने हमारी परंपरा को मानकर बड़ा एहसान किया है। ओह अच्छा आंटी जी। सुमित हाँ करके वहां से चला गया और उसकी माँ ने भी रीमा की सुंदरता देखते हुए हाँ कर दी। माँ जी, ऐसे मेरी माँ ने मेरे लिए ये सब किया। आज शाम को यहाँ से चुपचाप वापस चली जाना, और हाँ, सुमित के आने से पहले ही चली जाना, वरना उसे सच का पता चला तो धक्के मारकर यहाँ से निकालेगा। ठीक है माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दोनों अपने कमरे में चली गई। शाम को सुमित भी घर आ गया। रीमा भी अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार हो गई। सुमित अपनी माँ के पास बैठा था। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? रीमा कुछ नहीं बोली। हाँ सुमित, उस दिन से इसका मौन व्रत था, तो तू भी आज इसकी आवाज पहली बार सुनेगा ना? हाँ माँ, आज इसीलिए तो ऑफिस से जल्दी घर आया हूँ। सुमित जी, मैं हकलाती हूँ। मैंने आपके साथ धोखा किया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्या? तभी अचानक से सरिता को सांस आना बंद हो गया। माँ, क्या हुआ आपको? माँ को जल्दी जल्दी बोलो, क्या कहना चाहती हो? इतने देर से बोलोगी तो तब तक तो रेल भी निकल जाएगी। हॉस्पिटल ले चलते हैं। सुमित और रीमा अपनी माँ सरिता को हॉस्पिटल लेकर गए।
जहां डॉक्टर ने बताया कि ब्लड की कमी है और उन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। सुमित उदास चेहरा लेकर बाहर आया। घबराई रीमा ने सरिता के बारे में पूछा। क्या बताया माँ जी के बारे में? 2 यूनिट ब्लड चाहिए, एक तो मैं दे दूंगा, अब किसी दूसरे डोनर का इंतजाम करना होगा। मैं हूं ना दूसरी डोनर। तुम? हाँ, मैं माँ जी को ब्लड दूंगी। नहीं, तुम रहने दो। मैं सारी बात मान सकती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी। रीमा और सुमित ने अपनी माँ को ब्लड दे दिया, जिससे वो ठीक होकर अगले दिन ही घर आ गई। सुमित, मुझे क्या हो गया था? सुमित ने अपनी माँ को सारी बात बताई। तभी उसने देखा कि रीमा अपना बैग लेकर जा रही है। रीमा, कहाँ जा रही हो? माँ जी, अब मैं घर जा रही हूँ। और यह घर किसका है? माँ जी, वो यह घर भी तुम्हारा है। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? आओ बेटा। सरिता ने आगे बढ़कर रीमा को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो रीमा, मैं बाहरी सुंदरता के चलते हुए अंदर की सुंदरता नहीं देख पा रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम जैसी भी हो। रीमा की आंखों से भी आंसू निकल गए और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।